प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का मैथ का लघु उत्तरीय प्रश्न हल करने वाले हैं। यदि अभी तक आपने सेकेंड सेमेस्टर का बहुविकल्पी प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न या अति लघु उत्तरीय प्रश्न का वीडियो नहीं देखा है तो अपने इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। यह सारे प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं या आपको मैथ में थोड़ी सी जानकारी बढ़ानी है अपनी, तो यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी फायदेमंद साबित हो सकता है। चलते हैं आज के इस वीडियो का पहला सवाल देखते हैं। क्या कहता है कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल लेकर संचयी बारंबारता सारणी बनाइए। आपको क्या बनाना है? आपको बनाना है संचयी बारंबारता सारणी बनानी है। संचयी बारंबारता सारणी बनानी है। तो संचयी बारंबारता सारणी आप बनाना जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप सीख लेंगे। प्रश्न कोई भी हो, बस आपको संचयी बारंबारता बनाना आना चाहिए, तो आप संचयी बारंबारता बनाना जान जाएंगे और सवाल का उत्तर दे पाएंगे। अंक कुछ भी हो, कोई भी मैटर हो, क्योंकि गणित में केवल सवाल बदल दिया जाता है, मॉडल तो वही होता है ना। इसलिए एक प्रश्न के माध्यम से आपको समझना है और हल करना है। तो चलते हैं संचयी बारंबारता बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा वर्ग अंतराल। चाहे तो आप पहले स्केल और पटरी की सहायता से एक बढ़िया सा बॉक्स बना लें, या नहीं तो रहने दें वर्ग अंतराल। उसके बाद आपको लिखना है मिलान चिन्ह। क्या लिखना है? मिलान चिन्ह लिखना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है बारंबारता लिखनी है। फिर उसके बाद आपको लिखना है संचयी बारंबारता। ठीक है ना। अब देखो, ये कुछ काम रह गया। ऊपर आपको हेडिंग डालनी है दिए गए आंकड़ों का संचयी बारंबारता सारणी। उसके बाद हल करना है। उसके बाद आपको ऐसे ग्राफ बना लेना है, ऐसे बना लेना है, ठीक है ना, और बॉक्स के हिसाब से बना लेना। बात समझ में आ गया? चलो, वर्ग अंतराल क्या कहता है? 5 का वर्ग अंतराल बनाना है तो 0 से 5 आपको लेना है, 5 से 10 लेना है, और 10 से 15 लेना है, 15 से 20 लेना है, और 20 से 25 लेना है, 25 से 30 लेना है, 30 से 35 करना है, 35 से 40 करना है, और 40 से 45 करना है, 40 से 45 करना है, और साथ ही साथ एक और बनाना है। आपको क्या बनाना है? आपको बनाना है 45 से 50। इतने आंकड़े आपको बनाने हैं। क्या ये बातें समझ में आ जाएगा आपको? इतने आपको आंकड़े बनाने हैं। बन जाएगा ना? बोलो, बातें समझ में आ जाएंगी। अब आप देखो मिलान चिन्ह। तो सबसे पहले मिलान चिन्ह में आप देखो यहाँ पर कितने ऐसे अंक हैं जो 0 से 5 के अंदर आते हैं। 0 से 5 के अंदर कितने ऐसे अंक हैं जो 0 से 5 के अंदर आते हैं? तो मिलाओ, मिलाकर हमें बताओ जरा। देखो कितने अंक हैं 0 से 5 के अंदर वाले? तो 0 से 5 के अंदर केवल एक अंक है, तो आपको मिलान चिन्ह डंडा लगा देना 1, और इसकी बारंबारता आपको 1 लिखनी है, और संचयी बारंबारता भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसकी बारंबारता 1 और संचयी बारंबारता भी क्या हो जाएगा? 1। 5 से 10 के बीच कितने अंक हैं? तो ये भी 1 अंक है, तो 1 इसको भी लिखना है आपको, 1 इसको भी लिखना है। इसका बारंबारता 1 लिखना है, लेकिन इसकी संचयी बारंबारता 1 और 1 इन दोनों को जोड़कर रखना है, तो 1 1 2 हो जाएगा। बातें समझ में आ जाएगा? 10 से 15 के बीच देखेंगे कितनी संख्या? 15 नहीं, 10 से 15 के बीच आप देखेंगे तो 10 से 15 मतलब 10 को लेकर 10 से 15 के बीच, देखो 10 से 15 तक है ना, 10 से 15 के बीच। तो चलो 10 से 15 के बीच यानी एक आंकड़ा है, एक आंकड़ा। इसका फिर मिलान चिन्ह आपने क्या डाला? 1। लेकिन इसकी बारंबारता, संचयी बारंबारता देखेंगे तो ये भी 1 हो गया।
अब बारंबारता केवल संचयी बारंबारता 2 और 1 मिलकर क्या बना देगा, 3 बना देगा संचयी बारंबारता। समझ में आ रहा ना मैं कैसे कर रहा हूं। 15 से 20 देखेंगे तो 15 से 20 आप देखेंगे तो 1 और 1 2 आंकड़े दिए हैं, 2 आंकड़े, तो इसके लिए मिलान चिन्ह आपको क्या बनाना है, 2 मिलान चिन्ह बनाना है। बारंबारता में क्या डालना है, 2। अब इसका जो संचयी बारंबारता 2 और 3 मिलकर क्या बना लेगा, 5 बना लेगा। बातें समझ गए ना। अब देखिए 20 और 25 के बीच, 20 और 25 के बीच कितने आंकड़े दिए, तो 20 से 25 के बीच यहाँ भी एक आंकड़े, तो मिलान चिन्ह क्या डालोगे, 1, और संचयी बारंबारता 1 डालोगे, लेकिन संचयी बारंबारता 5 1 6 हो जाएगा। क्या बातें समझ गए ना। 25 से 30 के बीच आप देखेंगे तो 25 से 30 के बीच कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 आंकड़े। 25 से 30 के बीच, 25 से 30 के बीच 3 आंकड़े, तो टैली चिन्ह यानी मिलान चिन्ह आप 3 डालोगे, और आंकड़े कितने थे, 3 आपको लिखना है, और इनकी संचयी बारंबारता 6 3 9 आ जाएगी, 6 3 9 संचयी बारंबारता। अब देखें 30 से 35 के बीच, 30 से 35 के बीच कितने आंकड़े हैं, 1 आंकड़े। 30 से 35 के बीच 1 आंकड़े हैं, तो आप मिलान चिन्ह 1 डालोगे, और बारंबारता में 1 डालोगे, लेकिन संचयी बारंबारता 9 1 10 हो जाएगा। अब आप देखेंगे 35 से 40 के बीच, क्या यहाँ 35 से 40 के बीच कुछ आंकड़े हैं, 35 से 40 के बीच, 35 से 40 के बीच, 35 से 40 देखो यहाँ 26 27 28, 35 से 40 के बीच कोई आंकड़ा नहीं है, 35 से 40 के बीच कोई आंकड़ा नहीं है, तो इसका मिलान चिन्ह क्या डालोगे, डैश। 35 से 40 के बीच मिलान चिन्ह डैश, कोई नहीं है। और यहाँ पर अगर बारंबारता देखेंगे तो 0, लेकिन संचयी बारंबारता क्या रहेगा, 10 + 0 बराबर क्या हो जाएगा, 10। 40 से 45 के बीच भी कोई आंकड़ा नहीं है, तो इसका मिलान चिन्ह डैश रहेगा, और बारंबारता में 0, और संचयी बारंबारता 10 + 0 फिर 10 हो जाएगा। बातें समझ गए ना। आंकड़े कुछ भी हो, मैंने कहा ना आंकड़े कुछ भी हो, उसका बारंबारता बनता जाएगा। 45 से 50 के बीच आप देख पा रहे होंगे तो 2 आंकड़े हैं, तो आपको यहाँ 2 टैली चिन्ह बनाना है, मिलान चिन्ह, और इसका वर्ग बारंबारता आपको 2 लिखना है, और इसकी जो संचयी बारंबारता बनेगी 10 2 12 बन जाएगी। इस प्रकार से आपको सारणी बनानी होगी। संचयी बारंबारता की सारणी इसी प्रकार से आपको बनानी पड़ती है, और तब जाके आपको पूरा नंबर मिलने वाला है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ना समझ में आया हो तो पुनः तुरंत पूछ सकते हैं, और फिर से वीडियो को अगर और भी ना समझ में आया हो तो भैया वीडियो को रिवर्स करके पुनः देख सकते हैं, बातें समझ में आ जाएगी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि एक आयताकार मैदान है जिसका क्षेत्रफल 0.75 हेक्टेयर है। अब देखो हल आप लिखो, और इसका मैदान मैदान है, आयताकार मैदान है। क्या भैया, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल जो दिया गया है वो दिया गया है 0.75 हेक्टेयर दिया गया है। क्या दिया गया है, हेक्टेयर दिया गया है। अब 0.75 हेक्टेयर दिया गया है, तो चलो मैं इसको हेक्टेयर को बदलता हूं मीटर में, तो 0.75 को 10,000 से आप क्या कर दो, गुणा कर दो। 0.75 हेक्टेयर को आप क्या करोगे, 10,000 से यदि गुणा कर दोगे तो ये क्षेत्रफल किस में हो जाएगा, वर्ग मीटर में हो जाएगा, वर्ग मीटर में हो जाएगा। क्या ये बात समझ गए ना। अब देखो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1120 से कट जाएगा तो 7500 वर्ग मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बात समझ में आ जाएगा। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, आयत तो जानते ही हो ना आप, देखो ये आयत है ना, आयताकार मैदान है, इसका क्षेत्रफल की बात करता है। चलिए देखिए कह रहा है यदि इस मैदान की एक भुजा 250 मीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। ये बताओ आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई और गुणे में चौड़ाई, यही तो होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई। अब बताओ लंबाई, माना एक भुजा लंबाई ही हो 250, तो चौड़ाई आपको ज्ञात करना है, तो चौड़ाई माना यक्स या चौड़ाई ही रहने दो, और बराबर किसके रख लो, 7500 के। 250 यहाँ गुणे में है तो यहाँ 250 क्या आ जाएगा, बटे में, तो हम लिख सकते हैं कि 7500 बटे में
250 बराबर क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगी। क्या ये बातें समझ में आ जाएगा? 7500 बटे में 250 बराबर क्या होगी, चौड़ाई होगी। और आप देखेंगे 0 से 0 कट जाएगा और 25 तिया 75, 25 तिया 75 यानी 30 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, 30 मीटर आ जाएगा। यानी दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी, 30 मीटर हो जाएगी। इस आयताकार मैदान की चौड़ाई कितनी होगी, 30 मीटर होगी। क्या हो जाएगी, चौड़ाई। चौड़ाई कितने मीटर हो जाएगी, और यही आपका उत्तर होगा, चौड़ाई। चौड़ाई देखो, लंबाई लंबाई और ये चौड़ाई, यानी ये कितना है, 250 मीटर है, ये 250 मीटर है, और ये कितना मीटर हो गया, 30 मीटर हो गया। क्या बातें समझ में आ जाएगा? स्क्रीनशॉट ले लें इस वीडियो का। जब भी हेक्टेयर में दिया गया हो तो उसे वर्ग मीटर में बदलने के लिए 10,000 से गुणा करना होता है। ठीक है ना, बात समझ में आ जाएगा, नोट कर लें। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका कहता है कि सत्यापित कीजिए। आपको सत्यापित करना है। चलो भैया सत्यापित करो भैया, दिखाओ दिखाओ क्या सही क्या गलत है। देखो आपके पास एक समीकरण दिया गया है, x इंटू में y माइनस जेड इक्वल टू एक्स वाई माइनस में x और z दिया गया है। ठीक है ना, इसमें दो पद दिख रहे हैं और जहां पर आपको दिया गया है, और देखो क्या है, ये दिया गया है, ये भी दिया गया है और ये भी दिया गया है कि x बराबर 2/3 और y बराबर 5/2 और z बराबर -3/2। ये सारी चीजें दी गई हैं। एक काम करना, ये सारी चीजें दी गई हैं तो यहां पर चलते हैं। पहले हम ले लेते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, x y माइनस जेड, या फिर आप ऐसा कर लो कि दोनों तरफ मान रखो, यदि बराबर बराबर हो जाए, पल्ला भारी ना हो, बराबर रहे तो मान सिद्ध होता है, सत्यापित होता है। लेकिन मैं ऐसे ही करता हूं। चलो, x का मान क्या है, 2/3, y का मान क्या है, 5/2 और z का मान है, पहले से माइनस और ये माइनस क्या देगा, प्लस, बटे में क्या हो जाएगा, 2। अब देखो 2/3 और 5 3 8 बटे में क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि हर समान है तो अंश जुड़ जाते हैं। अब 2 से 2 कट जाएगा और रह जाएगा क्या, 8/3 रह जाएगा। ठीक है, LHS आ गया। चलो RHS देखते हैं, राइट हैंड साइड देखते हैं, x y माइनस में x z। x के स्थान पर हम क्या रखने वाले हैं, 2/3 और y के स्थान पर क्या रखने वाले हैं, 5/2 माइनस x के स्थान पर 2/3 और z के स्थान पर पहले से है -3/2। चलो देखो, ये 2 से 2 कट गया, रह गया क्या, 5/3 और माइनस माइनस प्लस हो गया। ये देखो 2/3 3/3 खत्म, आ गया क्या, 1। अब 3 × 3 5, 8/3। अतः आप देख पा रहे हो LHS R इक्वल टू HRHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके है, राइट हैंड साइड के। इस प्रकार से ये सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ जाएंगी? इस प्रकार से आप हल करोगे और सत्यापित करोगे। अतः सत्यापित होता है, अतः सिद्ध होता है कि बायां पद बराबर दायां पद। चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है एक फार्म हाउस, क्या है भैया, एक फार्म हाउस दिया है। एक फार्म हाउस में x + 2y पंक्तियां हैं। एक फार्म हाउस में x + 2y पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में इतने पेड़ लगे हैं। तो ज्ञात कीजिए कि फार्म हाउस में कुल कितने पेड़ हैं। तो पहला आप ज्ञात करने चल रहे हैं, फार्म हाउस में कुल पेड़ों की संख्या आप लिख लो। क्या लिख लो, कुल पेड़ों की संख्या लिख लो। फार्म हाउस में कुल पेड़ों की संख्या। तो देखो पंक्तियां कितनी हैं, x + 2y, और एक पंक्ति में पेड़ कितने हैं, x + 2y। बात समझ गए ना, कुल पंक्तियों की संख्या, जितनी पंक्तियां हैं उतने पेड़ हैं एक पंक्ति में, आपस में गुणा करने से कुल पंक्तियों की संख्या आ जाएगी। मैं आपको समझाना चाहूं, जैसे 1 2 3 4 पंक्तियां है ना, 4 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 4 पेड़, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, गिन लो, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है कि नहीं है? 4 पंक्तियां, प्रत्येक पंक्ति में 4 पेड़, तो हम ऐसे कहते हैं 4 चौके 16। अब यहां भी वही तो हमने किया है, आप जैसे समझना चाहे वैसे समझ ले, मर्जी आपकी। चलिए अब इसको मैं हल कर देता हूं। यक्स गुणे यक्स मतलब यक्स स्क्वायर, यक्स गुणे 2 प्लस वाई यानी 2x वाई आ जाएगा, प्लस में इसका गुणा इससे 2x वाई हो जाएगा, इसका इसके साथ तो 4y स्क्वायर। इसे थोड़ा और सही कर लें, यक्स स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर और प्लस में 2 to 4x और y, यही कुल पेड़ है, यही क्या है? पेड़ है, कुल पेड़, कुल पेड़ है। बात समझ में आ जाएगा। आगे कहता है कि यदि x बराबर 3 और y बराबर 2 हो, यदि x बराबर 3 y बराबर 2 हो, तो फार्म हाउस में कुल कितनी संख्या है? फार्म हाउस में पेड़ों की कुल संख्या। तो देखो देखो, यदि x बराबर 3 और y बराबर 2 हो तो कुल पेड़ हो, तो आपको लिख लेना है कुल पेड़, कुल पेड़ों की संख्या। कुल पेड़ों की संख्या आपने अभी क्या निकाला है? यक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस में 4y स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में क्या लगाना है? 4xy, यही लिखना है। देखो x की जगह क्या रखोगे? 3, x की जगह 3 रखोगे, प्लस 4y की जगह क्या रखोगे? 2 का वर्ग रखोगे, प्लस 4x की जगह 3, y की जगह 2। 3 का वर्ग 9 होता है, और 2 दूनी 4 चौके 16 होगा, और 2 तियां 6 चौके 24। अब देखो 24 और 16, 24 16 40, 40 9 49, 40 9 39 कहें या 49 कहें, 49 पेड़ हैं। यानी उस फार्म हाउस में कुल कितने पेड़ हैं? 49 पेड़ हैं। इस प्रकार से ये आपके सवाल का उत्तर हो जाए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि बिंदुओं, देखो बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल यदि आपको सूत्र नहीं याद है तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। ऐसे सवाल के लिए आपको सूत्र याद रखना है। कह रहा कि बिंदुओं ये फलाना फलाना से बने त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। जैसे आपको मैं बता दूं, ये त्रिभुज है और यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं। पहला दिया है 0 4, दूसरा दिया गया है 0 -4 और तीसरा दिया गया है 6 और 0। ये सभी बिंदु दिए गए हैं और आपसे कह रहा है कि इससे बने जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो एक काम कर लें आप, पहले इसे x1 y1 कर लें, x2 y2 कर लें, x3 और y3 कर लें। ठीक है ना? कर लिया। इसके बाद आपको एक सूत्र याद रखना है। सूत्र याद रखना भैया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है? ऐसे में 1/2। मैं याद करने का तरीका आपको बता रहा हूं, कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। 1/2 x1 x2 x3 ऐसे आपने लिख लिया ना, और इन ब्रैकेट बना लिया प्लस, इन ब्रैकेट बना लिया प्लस, इन ब्रैकेट बना लिया, इन ब्रैकेट बंद कर दिया। यहां देखोगे x1 x2 x3 रख दिया ना, यहां पर x1 लिए तो y1 नहीं लेना है, y2 माइनस y3 लेना, फिर y3 माइनस y1 लेना है, फिर y1 माइनस y2 लेना है। चक्रीय क्रम में एकदम सूत्र आपको याद हो जाना चाहिए। चलो 1/2 इन ब्रैकेट में x1 का मान जरा देखो कहां है? 0, गुणे में y2 का मान क्या है? -4, यहां क्या रखोगे? -4। यहां पर y3 का मान क्या है? तो 0, -0। क्या बात समझ गए ना? चलो प्लस x2 का मान देखो जरा क्या है? तो 0 है, अगले ब्रैकेट में। y3 का मान क्या है? तो 0 है, और माइनस y1 का मान क्या है? तो 4 है। क्या बात समझ गए ना? चलो x3 का मान देखो क्या है? तो 6 है, ब्रैकेट। y1 का मान क्या है? तो 4 है, और माइनस पहले से है तो माइनस रहेगा। y2 का मान देखोगे तो -4 है, तो माइनस माइनस प्लस, और इन ब्रैकेट कैपिटल ब्रैकेट क्लोज। 1/2 और यहां देखोगे सारा 0,
यहां देखोगे ये भी सारा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से गुणा 0 हो जाएगा, प्लस 6 और 4 चौका 4 4 8 8। अब आप देखोगे यहां रह गया 1/2 और इन ब्रैकेट में 6 8 48 आ गया। अब देखो 2 से भाग दे दोगे तो 2 भागे में 48 बराबर क्या आ जाएगा 24 वर्ग यूनिट। बात समझ रहे ना, वर्ग इकाई या वर्ग यूनिट। इस प्रकार से आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ जाएंगी आप सभी को? तो यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लगा सकते हैं, वर्ग इकाई भी कह सकते हैं यूनिट के जगह। बात समझ रहे हैं, इकाई भी कह सकते हैं, मर्जी आपकी। वर्ग इकाई जरूर लिखना होगा, लेकिन वर्ग यूनिट या वर्ग इकाई। इस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र याद रहेगा तो सवाल आप लगा पाएंगे। बेहद आसान सा सवाल। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका कहता है कि निम्नलिखित चित्र से त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, यदि त्रिभुज ABC की भुजा AB बराबर 2 सेंटीमीटर, AB बराबर 2 और AC बराबर 2.8, तो त्रिभुज PQR की जो QR है, QR की लंबाई 1.5, तो त्रिभुज PQR की शेष भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। शेष भुजाएं जो हैं उनकी लंबाइयां आपको ज्ञात करना है। तो शेष भुजा ये वाली है, इसकी लंबाई ज्ञात करना है और इसकी लंबाई। अब देखो यहां समरूप त्रिभुज बनता है। कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज के कुछ नियम है, मैं आपको समझा दूं। समरूप त्रिभुज के कुछ नियम है, उसे आप समझ लो। जैसे एक त्रिभुज ये है, इसी के जैसा कोई एक दूसरा त्रिभुज है और समरूप त्रिभुज है आपस में एक दूसरे के। तो यहां पर आप देखेंगे AB अगर C है, यहां PQ और R है, तो बस आपको एकदम इत्मीनान से AB बटे में PQ रखना है। बात समझ गए? बराबर AC बटे में उसी साइड का PR रखना है। BC बटे में क्या रखना है? QR रखना है। बात समझ गए? समरूप त्रिभुज में संगत भुजाएं एक दूसरे के क्या होती हैं? व्युत्क्रम होती हैं, विपरीत में होती हैं। कुछ इस प्रकार से सभी आपस में एक दूसरे के बराबर होती हैं। याद हो जाएगा ना? इन्हीं सब नियम का प्रयोग करके हम क्या करते हैं? सवाल लगाते हैं। तो चलिए समझते हैं, समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो चलो देखते हैं। आप देखो, आपसे कहा क्या है? इसका मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना? PQ का मान ज्ञात करना है। तो कोई एक साइड ले लो। चलो पहली साइड हम ले लेते हैं, AB। हल लिख लीजिए, आप हल लिख लीजिए। दिए गए चित्र में त्रिभुज समरूप त्रिभुज है, आप लिख सकते हैं। और उसके बाद आप लिख लीजिए AB बटे में क्या लिख लीजिए? PQ बराबर में आप लिख लीजिए AB बटे में PQ। अब अगली लाइन आप लिख सकते हैं कि BC बटे में QR लिख लीजिए, ठीक है ना? बात समझ गए ना? पहली भुजा। अब देखो AB का मान कितना दिया है? 2। PQ का मान कितना दिया गया है? PQ का मान ज्ञात करना है, तो इसको यक्स मान लो, बराबर, या PQ ही रहने दो, चलो। और BC का मान कितना दिया गया है? 3 सेंटीमीटर। और QR का मान कितना दिया गया? 1.5 सेंटीमीटर। अब देखोगे 1.5 से काट दोगे तो 1.5 दूना 3 हो जाएगा और PQ वहां चला जाएगा, यानी PQ यहां चला आया और 1.5 यहां, या 1.5 दूना यहां से 2 कट जाएगा। तो 2 यहां पहले से है और इससे जब इसको काट दोगे तो यहाँ 1.5 है, यहाँ 3 है, तो 1.5 दूना 3 और 2 यहाँ बटे में आ जाएगा। अतः PQ बराबर क्या आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। बात समझ गए? अगली भुजा आपको क्या ज्ञात करनी है? PR ज्ञात करनी है। तो चलो हम ले लेते हैं AB। दूसरा चलते हैं AC। आप देख लो, क्या ले लो भैया? AC। अरे भाई मिट जाओ। चलो देखो AC बटे में क्या लेना है? PR लेना है। तो बराबर अगली कोई 2 समान भुजा ले लो। BC बटे में QR ले लिया मैंने, ठीक है ना? बात समझ गए? AC का मान कितना है? 2.8। PR ज्ञात करना है, बराबर BC का मान 3 और QR का मान 1.5। बोलो बात समझ गए ना? देखो PR उधर जा रहा है, PR उधर चला गया। 2.8 यही है कि नहीं है? इसके पास आएगा 1.5 और बटे में क्या आ जाएगा? 3।
देखो 1.5 दूना 3 हो जाएगा और 2 से ये कट जाएगा तो 2 एकम 2, 2 चौके 8 यानी पी आर बराबर 1.4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इसे भी आप हल करके सवाल का उत्तर दे सकते हैं। अभी मैंने बताया नियम, उस नियम के आधार पर इसे लगाया गया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है एक घन की कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया गया है। एक घन के कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन, विकर्ण, लंबाई तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया है? विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना, संपूर्ण पृष्ठ। तो चलो एक घन आप जानते हैं ऐसा, अरे गिफ्ट का बॉक्स देख लो, घन आपके आकार का होता है। लोडो देख लो, सभी घन। ये देखो ए बराबर कितना दिया गया है? 12 सेंटीमीटर। कह रहा उसका विकर्ण आयतन, विकर्ण की लंबाई तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। तो घन का आयतन आपको ज्ञात करना। क्या? घन का आयतन। तो चलो घन का आयतन निकाल लो। तो आयतन का सूत्र होता है भुजा की 3 घात, यानी 12 की 3 घात। तो 12 में 144, 12 में 1728, 12 की 3 घात, 12 की 3 घात, 12 की 3 घात 1728 होता है। और यहां क्या लगाओगे आप? घन सेंटीमीटर। देखो आयतन आ गया। अब आपका क्या निकालना है? विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई का सूत्र आप ले लो। विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई होती है भुजा √3 होती है। भुजा 12 सेंटीमीटर, √3 आ जाएगा और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता क्या है? देखिए 6a² होता है। 6 गुणे में भुजा मतलब 12, 12 का वर्ग क्या होगा? 144 होगा। 6 चौके 24 के 4 हासिल आए 2, 6 चौक 24, 2 26 के 6 हासिल 2, 6 एकन 6 2 8, 864 वर्ग सेंटीमीटर सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ जाएंगी? 864 वर्ग सेंटीमीटर सवाल का उत्तर। ठीक है ना? चलते हैं अगले सवाल की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये घन है और इसका आयतन होता है 1 की 3 घात, इसका विकर्ण होता है भुजा √3, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, एक सामने आपके वर्ग दिख रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है और भुजा स्क्वायर में 6 से गुणा कर देंगे, टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका देखो कहता क्या है? एक 4 पहिए की परिधियां आपको दी गई हैं। 4 पहिया दिया गया है, उनकी परिधियां दी गई हैं। 4 पहिया है, ऐसे 4 पहिया है, 4 पहिया है, इनकी परिधियां दी गई हैं। क्रमशः कितना दिया गया? 50, 60, 90 और 100 सेंटीमीटर। कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिए एक साथ पूरे चक्कर लगाएंगे? तो देखो इनमें सवाल को हल जब भी हमें करना होता है तो इनका लासा लेना होता है। 50, 60, 90 और 100, 100 का हमें लासा निकालना होता। तो देखो 10 पचे 50, 10 छाक 60, 10 90, 10 नवा 90, 10 दाम 100। फिर आप 5 से काट लें, 5 एकन 5, 6 9, 5 दूनी 10, 2 से काट लें, 2 तिया 6 9, 2 एकन 2, 3 से काट लीजिए। अब आपस में सबका गुणा करा लीजिए। देखिए 10 गुणे में 5 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 3, 10 पचे 50 दूना 100, तिया 300, तिया 900, 900 मीटर। कितना मीटर? 900 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। 900 सेंटीमीटर की जैसे ही दूरी तय करेंगे, 900 सेंटीमीटर की जैसे ही दूरी तय करेंगी, 900 सेंटीमीटर की दूरी जैसे ही तय करेंगी, पुनः ये सभी एक साथ, मतलब क्या है? 900 सेंटीमीटर कह रहा कि 900, हाँ कितनी दूरी चलने में चारों एक साथ पूरे चक्कर लगाएंगे? तो भैया 900 सेंटीमीटर की दूरी जब ये तय कर लेंगी तो सभी एक साथ पूरे चक्कर लगाएंगे। ठीक है। अगला सवाल आप देखेंगे तो अगला सवाल आपका कहता है कि 72 भागे में 38 माइनस 30 माइनस में 31 माइनस में 60 भागे में 4। यहाँ पर आपको एक ब्रैकेट और लगाना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको आपको सरल करना है। तो चलिए आइए हल करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि दिया गया है 72 भागे में, आप हल लिख लीजिए, हल लिख लीजिए। 72 भागे में 38 और माइनस में इन ब्रैकेट में 30, माइनस में इन ब्रैकेट में 31
और इन ब्रैकेट में क्या है 60 और भागे में क्या हो जाएगा 4 पंचे 20 हो जाएगा। क्या ये बात समझ गए ना? तो 20 तिया 60 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 72 भागे में 38 माइनस में 30 और देखेंगे 20 तिया 60 31 माइनस 3 20 तिया 60 31 माइनस 3 क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा 28 आ जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं 72 भागे में 38 माइनस में इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखेंगे तो 72 भागे में 38 माइनस 2 36 और 36 दूना 72 अतः सवाल का उत्तर आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस प्रकार से इस सवाल का उत्तर क्या आने वाला 2 इस प्रकार से लगाएंगे। समीकरण में थोड़ी सी त्रुटि थी जिसको मैंने सही किया, वरना यह सवाल का उत्तर नहीं आता यदि डायरेक्ट पहले भाग करते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, एग्जाम पेपर है सेट करने वाला है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 49, 62 और 109 से भाग देने पर क्रमशः 1, 3, 5 शेष रहे। तो मैंने उत्तर प्रदेश डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर में इस प्रकार का सवाल हल करवाया है। फिलहाल फिर से मैं बता देता हूं क्योंकि ये आपका सेकंड सेमेस्टर है तो सवाल कैसे भी हो पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं। तो सबसे पहले इस सवाल को आपको करना क्या है 49, 62 और 109 में से जो क्रमशः शेष बच रहा है उन सभी को घटा लेना। आएगा कितना 48, 56 और 104 आ जाएगा। इन संख्याओं का मासा निकालना। क्या निकालना भैया मासा। तो देखिए मासा निकालेंगे तो 2 दूनी 4 2 चौके 8 2 दूनी 4 2 अठे 16 2 पंचे 10 2 दूनी 4 फिर 2 से 2 एकन 2 दूनी 4 2 एकन 2 चौके 8 2 दूनी 4 2 छक 12 फिर 2 से काट लें 2 छक 12 2 सत्ते 14 2 13 में 6। अब कोई संख्या ऐसी नहीं जो इन सब को काट दे, अतः 2 गुणे में 2 गुणे में 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 8 संख्या 8 वह संख्या है 8 वह संख्या है जो दी गई संख्या यानी 49, 62 और 109 को भाग दिया जाए इससे, तो क्रमशः 1, 3 और 5 शेष बचेगा। प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने उत्तर प्रदेश डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न मैथ का लघु उत्तरीय प्रश्न हल करवाया है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबाएं जिससे हमारा मनोबल भी बढ़े और साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।